अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल भातखंडे संगीत शास्त्र में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का ये वीडियो आप ही के पूछे गए क्वेश्चन से बनाया गया है वीडियो। और आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से की जाती है, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको किस तरह से स्टडी करनी चाहिए, ठीक है, इन सभी टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। चलिए देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 दिसंबर को हम कैसे क्वालिफाई करें, फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन हम कैसे करें, म्यूज़िक पेपर कैसे पढ़ें और अपना टाइम टेबल हम लोग कैसे बनाएं कि हम 5 महीने की स्टडीज़ में अपना दिसंबर सेशन जो है वो क्वालिफाई कर ही लें। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें यूजीसी एग्ज़ाम की 2023 की, तो क्या पैटर्न है इसका। तो ये एग्ज़ाम टोटल 300 मार्क्स का आता है, जिसमें क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 150। ये 150 क्वेश्चंस 2 भाग में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट होता है फर्स्ट पेपर का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 50, और सेकंड पेपर होता है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, म्यूज़िक है या जो भी है। पर क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होता है। मतलब फर्स्ट पेपर आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है, सेकंड पेपर में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100, यानी कि ये 200 मार्क्स का होता है। म्यूज़िक के स्टूडेंट ज़्यादातर अपना फोकस जो है वो सेकंड पेपर की तरफ रखते हैं, जो कि होना भी चाहिए, और इस फोकस में वो इस फर्स्ट पेपर को भूल जाते हैं, इस फर्स्ट पेपर को भूल जाते हैं। ये फर्स्ट पेपर ही है जो आपका नेट और जेआरएफ डिसाइड करता है। अगर आप 200 में से 200 भी मार्क्स ले आते हैं म्यूज़िक के, तो भी आपका नेट निकलना मुश्किल ही है। वैसे ये पॉसिबल नहीं है कि 200 में से 200 आ जाएं, बट फिर भी अगर आपके आ जाएं बाई चांस, तो भी आपका नेट निकलना मुश्किल है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं इस बारे में कि कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं आने वाले दिसंबर सेशन का। ओके, और फर्स्ट पेपर को हमको किस तरह से पढ़ना है और सेकेंड पेपर को हम लोग को किस तरह से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक क्राइटेरिया बनाया है कि आपके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, कि कितना भी मुश्किल पेपर आए तो आपके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आप लोग को बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, कि आपके फर्स्ट पेपर में आउट ऑफ 100 में से 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन हैं तो आपके 20 आंसर तो राइट होने ही चाहिए, तब जाके आपका सेकंड पेपर यानी कि म्यूज़िक का पेपर चेक होगा, अदरवाइज वो चेक ही नहीं होगा। अगर आपके 40 मार्क्स नहीं है तो आपका नहीं होगा, अगर आपके 39 मार्क्स भी हैं तो भी आपका म्यूज़िक पेपर चेक नहीं होगा। तो आपको माइंड में ये रखना है कि आपके मिनिमम 40 मार्क्स तो आने ही चाहिए आउट ऑफ 100, अदरवाइज आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा, आप नेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे, आप एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे। ठीक है, ये 40 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आज जो मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ ये आप फॉलो करिए, डेफिनेटली आपका 5 महीने में बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। एटलीस्ट इतना तो हो ही जाएगा कि आप नेट तो बहुत इजीली क्वालिफाई कर ही जाएंगे। और अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो जेआरएफ भी आप 5 मंथ में, आप 5 मंथ्स में अपना जेआरएफ भी बहुत इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट पेपर में नेट अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वालिफाई हो, तो आपके मिनिमम 30 से 32 क्वेश्चंस तो राइट होने ही चाहिए, विच मीन्स आपके 60 टू 64 मार्क्स तो आने ही चाहिए। ठीक है, 60 से नीचे अगर आ रहे हैं तो फिर आपकी थोड़ी बहुत मतलब कंडीशन ठीक नहीं है, आपको 60 मार्क्स तो लेके ही आने हैं एनी हाउ। म्यूजिक में आपको 72 से 74 क्वेश्चन जो है आपके राइट होने चाहिए, विच मीन्स आपके 144 से 148 मार्क्स आने चाहिए। आपका कितना ही मुश्किल पेपर हो या कितना ही सिंपल क्वेश्चन पेपर हो, इन टोटलिटी में अगर आपके 204 से या 212 के बीच में नंबर हैं
तो आप अपने आप को एकदम निश्चिंत मानिए, आपका नेट निकल ही जाएगा। आपका कितना ही मुश्किल पेपर हो, एज आई सेड, कितना ही मुश्किल पेपर हो, कितना ही सिंपल पेपर हो, आपके 204 से या 212 के बीच में मार्क्स हैं तो आपका नेट निकल ही जाएगा, ठीक है। अगर सेम गोज टू द जीआरएफ, अगर आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपके फर्स्ट पेपर में 35 क्वेश्चन से लेके 40 क्वेश्चन तो आपके राइट होने चाहिए, ठीक है। 35 से नीचे आप सोचिएगा भी मत, ठीक है। 35 to 40 क्वेश्चंस का मतलब आपके 70 से 80 मार्क्स तो आपके फर्स्ट पेपर में आने ही चाहिए, और जो आ सकते हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं फर्स्ट पेपर से, लेकिन मैं आज आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताने वाला हूँ फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करने की। चलिए, सेकंड पेपर में आपको क्या करना है। सेकंड पेपर में आपके 85 से 90 क्वेश्चंस तो राइट होने ही चाहिए, विच मीन्स 170 से 180 मार्क्स अगर आप ले आते हैं, और इन टोटलिटी अगर आपके 240 मार्क्स आते हैं या 260 मार्क्स आते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ आपका जीआरएफ हो जाएगा। और मैं जो आपको टोटलिटी में नंबर बता रहा हूँ 240 से 260, ये लाना मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों, अगर आप ये 85 से 90 का सफ़र तय करना चाहते हैं तो आप हमारी पेड क्लासेस से जुड़ जाइए, जिसमें हम हर टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपके 85 to 90 क्वेश्चन तो ठीक होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कैसी करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस पेपर को हम लोग एनालाइज करते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कुछ तो हमको यूजीसी के फर्स्ट पेपर में मार्क्स जो हैं वो फ्री के मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं? हमको 10 मार्क्स जो हैं वो फ्री के मिलते हैं, लेकिन हम लोग उसके ऊपर कभी भी गौर नहीं करते हैं। कैसे मिलते हैं वो 10 नंबर फ्री के? देखिए, सबसे पहला कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या है? इंग्लिश में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, इतना बड़ा सा एक इंग्लिश में पैराग्राफ दिया जाता है, जिसके अंदर आपको पढ़ करके आंसर देने होते हैं 5 क्वेश्चंस के। क्या होते हैं? 5 क्वेश्चंस के, और जो कि बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कितना ही धुरंधर क्यों ना हो, अगर वो ठीक से प्रैक्टिस करके ना जाए तो एग्जाम में 5 में से उसके 3 से लेके 4 क्वेश्चन ही ठीक होते हैं। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो एग्जाम के प्रेशर में उस क्वेश्चंस को गलत कराते हैं। तो इस 3 से 4 को हटा करके 5 में से 5 किस तरह से लाने हैं, मैं आज आपको टेक्निक बताता हूँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। आप लोग इसे नोट करते चलिए, ठीक है। तब आपको समझ आएगा कि कैसे आप 5 में से 5 जो हैं वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में लेके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इस बारे में। देखिए, आपको सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन अपना ठीक करने के लिए PYQ उठाना है, यानी कि PYQ का मतलब होता है पिछले साल जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो उठाने हैं, और डेली बेसिस पे एक कॉम्प्रीहेंशन आपको सॉल्व करना है। डेली, एवरीडे एक कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करके 5 में से 5 आपको लाने हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको एक कॉम्प्रीहेंशन समझ के उसको करने में आपको 20 मिनट भी लग सकते हैं, कोई बात नहीं, आप घर पे प्रैक्टिस करिए। 20 मिनट लग रहे हैं, इट्स ओके। 15 मिनट हो जाएगा, बाद में करते करते 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। करते करते आपके 10 मिनट भी हो जाएंगे। लेकिन आपको डेली, आपको ये टारगेट बनाना है कि मुझे एक कॉम्प्रीहेंशन डेली पढ़ के सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। आप PYQ से इसको पढ़ के कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा दोस्तों कि एग्जाम में अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मैं एक हफ्ते पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अपना पढ़ करके ठीक कर लूँगा, तो ये नहीं होने वाला। मैं आपको फिर वही बात बोलूँगा कि आपके 5 में से 4 या 3 ही ठीक होंगे, ठीक है। आपके 5 में से 5 कभी ठीक नहीं होने वाले। अगर आपको 5 में से 5 ठीक करने हैं तो आपको एवरीडे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना होगा। इसके लिए आप बस PYQ अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। PYQ आप सॉल्व करते रहिए। ये तो यहाँ से आपके 5 नंबर किस तरह से मिल जाएंगे, मैंने आपको बताया कि डेली बेसिस पे आपको, जस्ट अ मोमेंट, डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि डेली बेसिस पे एक कॉम्प्रीहेंशन रोज करना ही करना है, ठीक है। अब दूसरे 5 क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे फ्री के? वो है ये डाटा इंटरप्रिटेशन। अब आधे तो स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे सर आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, है ना, क्योंकि DI तो बहुत मुश्किल होता है सर, हमसे सॉल्व ही नहीं होता है। मैं बता देता हूँ दोस्तों, DI इतना सिंपल चीज़ है, आप लोग फालतू में इससे डरते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको कैसे ठीक करना है देखिए। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। पहला तो परसेंटेज, एडिशन आना चाहिए, सबट्रैक्शन आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको रेशियो आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप ठीक कर लेते हैं ना अपनी, तो ये जो टॉपिक आपका है ना DI, ये बहुत सिंपल है। आप 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, पूरे के पूरे 5 में से 5। ये श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है? अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी आपकी प्रिपरेशन कैसे होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। DI को लेकर के यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारी वीडियो डाली है, वो भी बेसिक से वीडियो डाली है, ठीक है। पहले तो आप उस वीडियो को गो थ्रू करिए, ठीक है।
और एक टॉपिक का कभी भी किसी एक टीचर की वीडियो मत देखिए, फर्स्ट पेपर की स्पेशली बात कर रहा हूँ। डीआई की आपको बतेरी वीडियो मिल जाएंगी, आप लिख सकते हैं कंसेप्ट ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन, ऐसे करके लिख दीजिए। पहले आप वीडियो समझिए अच्छे से, वीडियो में टीचर्स आपके साथ साथ क्वेश्चन करके भी दिखा रहे होंगे, उस चीज़ को समझिए, ठीक है। डीआई की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसका ना सेम एक पैटर्न चलता है, ये कुछ बेसिक पैटर्न पे चलता है। मान लीजिए ये आपसे परसेंटेज ही पूछेगा, ठीक है, या डिफरेंस पूछ लेगा, ठीक है, तो यही होता है, इसमें कुछ नया नहीं पूछा जाता। बस आपको एक चार्ट दिया होता है, वो चार्ट डराने के लिए आपको ऐसा लगता है, दिखने में डरावना लगता है, लेकिन होता नहीं है डरावना। अगर आप उस चार्ट को समझ जाएंगे तो आपके आंसर जो है वो आपको दिखने लग जाएंगे कि इसके आंसर आपके क्या क्या हो सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन और ये, इसमें सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का टाइम जो है वो डीआई में चले जाता है, क्यों? क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। जैसा मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बताया, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको डीआई सॉल्व करने में 30 मिनट भी लग सकते हैं घर पे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ये ड्यूरेशन आपका कम होता जाएगा, जैसे आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 20 मिनट भी हो जाएगा, फिर आस्ते आस्ते 15 मिनट हो जाएगा, और लास्ट में आप रोज़ अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहेंगे, दिसंबर आते आते आप 10 मिनट में 5 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ये गारंटी है मेरी, अगर आप इसको डेली बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो डेली बेसिस पे आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और डेली बेसिस पे आपको डाटा इंटरप्रिटेशन का एक एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके 10 में से 10 जो क्वेश्चन है वो ठीक हों, 10 में से 10 मतलब आपके 20 मार्क्स अगर आपके आए ही आए, तो आपको डेली बेसिस पे ये 2 टॉपिक तो करने ही करने हैं, एवरीडे करने हैं आपको, ये टारगेट बनाना है आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड आपको PYQ चाहिए, मेरे पास हर कॉम्प्रीहेंशन से, डाटा इंटरप्रिटेशन से हज़ार क्वेश्चन मेरे पास हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं। 2018 से लेके 2023 तक के मेरे पास सारे क्वेश्चन है डीआई, और हर एक टॉपिक से, ये जितने टॉपिक हैं सबसे मेरे पास क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे से वो ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मैं आपसे उसका कोई चार्ज नहीं करने वाला, ठीक है। आप चाहें तो उससे ले भी सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये 10 नंबर तो आपको समझ आ ही गए होंगे। इसके बाद करते हैं कि और कहाँ से आप नंबर को गेन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं और कहाँ से हमको नंबर मिल सकते हैं। देखिए इसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं रिसर्च से, ठीक है। तो रिसर्च से आप कैसे नंबर गेन कर सकते हैं? देखिए नेट क्वालिफाई करने के बाद आप रिसर्चर बनने वाले हैं, तो रिसर्च टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। इसमें से आप टाइप ऑफ रिसर्च बहुत अच्छे से पढ़िए। टाइप ऑफ रिसर्च से हर साल क्वेश्चन आते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। एथिक्स ऑफ रिसर्च से आप क्वेश्चन पढ़ के जाइए, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो रिसर्च से भी आप चाहें तो 5 में से 5 आप इजीली लेके आ सकते हैं, कोई बात ही नहीं है। कभी कुछ डिफ़िकल्ट पूछ लिया तो हो सकता है 4, लेकिन ऐसा होता नहीं, आप 5 में से 5 भी ला सकते हैं, ये श्योरिटी है। मैं आपको इतना श्योरिटी देता हूँ कि 5 में से 5 भी आप इजीली लेके आ सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें रिसर्च की, टीचिंग की, तो आप टीचिंग से भी ला सकते हैं। टीचिंग से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछता भी है, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो 5 में से 5 लाएंगे। अब पढ़ना कैसे है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यूट्यूब पे जा करके फर्स्ट पेपर की लिए आप फ्री वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स ने बहुत तरह की वीडियो डाली है, आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। हमारे टेलीग्राम पे आपको फर्स्ट पेपर का PDF मिल जाएगा, फर्स्ट पेपर का आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम से। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, आप दोनों लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करिए, वहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है कि क्या क्या टॉपिक UGC पूछता है। उस टॉपिक वाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। टॉपिक वाइज सर्च करते रहिए, आपको बहुत हेल्प होगी इससे, आप करके देखिए। चलिए इसके बाद देखते हैं और कहाँ कहाँ से आप नंबर ले सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन। आजकल कम्युनिकेशन से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आप नोट्स पढ़ के जाएंगे तब भी आप 5 में से 3 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 5 में से 4 भी लेके आ सकते हैं। एक क्वेश्चन गलत होने का चांस यहाँ पे होता ही होता है, ठीक है। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देने वाला, ऐसा होता ही होता है। आजकल थोड़ा सा कम्युनिकेशन से अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन अगर आप 5 में से 4 भी ले आते हैं तो भी इट्स मोर देन इनफ, बहुत है आपके लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हमारा मैथमेटिकल
रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से। चलिए इसको भी हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ये भी बहुत ईजी टॉपिक है। देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में आपको कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी है। वर्क एंड टाइम आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, वर्क एंड टाइम पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, और आपको सीक्वेंस पढ़ना है जो रीजनिंग में हर साल पूछता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 और अगला क्या आएगा, तो अगला आएगा 6। ऐसे बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आप रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आप इसकी भी वीडियो यूट्यूब पे आपको ईजिली बहुत सारे टीचर्स की मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कभी भी एक टीचर की वीडियो आप मत देखिए फर्स्ट पेपर में। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई टीचर कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, बाई चांस उनसे हो जाता है, तो बाकी टीचर जो हैं वो उस चीज़ को कवर करा देते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे आप नोट्स बनाइए वीडियो देख करके। अब सबसे मुश्किल टॉपिक जो है, जो मुझे एक टाइम पे लगता था लेकिन बाद में नहीं लगने लगा, वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग से कुछ चीज़ें आप हमेशा पढ़ के जाइए, यहाँ से आएगा ही आएगा। एक तो है आपका इंडियन लॉजिक पढ़ के जाइए आप, ठीक है। एक वेस्टर्न लॉजिक पढ़ के जाइए, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। एक चीज़ और है आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से भी, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और अगर आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बहुत अच्छा हो जाता है तो सिलोजिज्म से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सिलोगिज्म से जो क्वेश्चन आते हैं वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन अच्छा है तो। और आजकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछ रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आप यूट्यूब से जितने भी टीचर का देखें, बहुत अच्छे से समझें और उसका नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स बना के नहीं समझेंगे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन तो आप डेफिनेटली गलती करने वाले हैं एग्जाम में, फॉर श्योर करेंगे, ठीक है। और अगर आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन गलत होगा तो आपका सिलोजिज्म भी गलत होगा, फॉर श्योर ही होगा, ये गारंटी है मेरी आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप, अगर मैं आपको बताऊं तो आप 5 में से 5 लॉजिकल रीजनिंग में भी लेके आ सकते हैं, बहुत इजीली लेके आ सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और PYQ सॉल्व करने हैं। जो भी आप पढ़ते हैं उसमें PYQ आप सॉल्व ज़रूर करें, ठीक है। PYQ आप ज़रूर सॉल्व करें। चलिए इसके बाद बात करते हैं और कहाँ से हम नंबर ले सकते हैं। और म्यूज़िक वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा ICT से भी घबराते हैं, कंप्यूटर से भी घबराते हैं, आई डोंट नो क्यों, लेकिन बहुत सिंपल है। ICT को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बस ये करना है कि कुछ बेसिक चीज़ें आपको कंप्यूटर की पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे रैम, रोम, टाइप ऑफ कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हायरार्की पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको शॉर्ट फॉर्म्स पता होनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म्स पूछ लेता है हमेशा। और इसके PYQ आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें क्योंकि इसके PYQ से ही न्यू क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो PYQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, लेकिन उसके पहले आपको ये सब बेसिक ऑफ कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और इतना सिंपल होता है ICT कि मैं क्या बताऊँ, मेरे KVS में 10 में से 10 नंबर आए थे, मेरे UGC नेट में भी फुल मार्क्स आते हैं ICT में। आई डोंट नो कि आप लोग क्यों घबराते हैं, लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपके ऊपर के जो 8 टॉपिक हैं, ये जो आपके 8 टॉपिक हैं, इनमें से ही आप 70 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छा मेहनत करें तो 75 to 80 मार्क्स भी आराम से ला सकते हैं। आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, ये जो है ना आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, यहाँ प्रॉब्लम होगी और आपका हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी। द रीज़न इज़, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं दोनों, ये बहुत वाइड टॉपिक हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक हैं आपके, ठीक है। इसमें आपका करंट अफेयर, कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं, आपको डेट याद करनी पड़ेंगी कन्वेंशंस की, क्या क्या गवर्नमेंट ने रूल लाए हैं। अभी हो सकता है G20 को लेके आपसे क्वेश्चन पूछ ले दिसंबर में, तो G20 को आप लोग अच्छे से रट के जाइएगा, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या है, तो ये आप टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें हो सकता है अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी पूछता है टॉपिक मिला के, तो आप 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने बोला है कि ये मुश्किल है तो हमको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। कभी कभी क्या हुआ है कि 12 क्वेश्चन भी इन 2 टॉपिक से पूछा गया। दिसंबर वाला जो अक्टूबर वाला सेशन था, अक्टूबर वाला 2022 का, उसमें से इन दोनों टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ इन 2 टॉपिक से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कि 24 मार्क्स का टॉपिक था ये। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। अच्छे से पढ़िए इस टॉपिक को भी, कोशिश ये करिए कि इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेके आएँ। लेकिन इन 2 टॉपिक से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, लेकिन पढ़ना ज़रूर। इतना कोशिश करना कि आपके 6 से 8 नंबर तो आ ही जाएँ, ठीक है। और आ भी सकते हैं, मुश्किल चीज़ नहीं है, आप मुश्किल मत सोचिए, ठीक है।
तो फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन आप इस तरह से करिए, इस तरह से आप टॉपिक वाइज यूट्यूब पे PDF डाउनलोड करके टॉपिक वाइज वीडियो को देखिए और अपने हैंड नोट्स बनाइए। अब बात करते हैं हम लोग कि टाइम टेबल सर कैसे बनाएं। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, तो बहुत से कुछ होंगे जो काम कर रहे होंगे, तो आपके पास टाइम की शॉर्टेज होगी, मैं टोटली समझ रहा हूँ। और आपको भी पता है कि अभी आपके पास कितने टाइम है, ओनली 5 मंथ्स है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, नेक्स्ट दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। तो आपको बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली पढ़ना होगा। पहले तो आप ये देखिए कि आप एक दिन में अपनी स्टडीज़ के लिए कितने घंटे दे पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्किंग भी हैं और अगर आप देख रहे हैं कि सर मैं 5 घंटे तो दे ही पाऊंगा या दे ही पाऊंगी, ठीक है, 5 आवर्स तो मैं अपने दिन में दे ही पाऊंगा टोटल, तो इन 5 आवर्स को पहले आप डिवाइड करिए, ठीक है, घंटों में। 5 फॉर एग्जाम्पल अगर 5 घंटे आप दे पा रहे हैं तो इनमें से 2 घंटे तो आप म्यूज़िक को दीजिए, म्यूज़िक थ्योरी को दीजिए, ठीक है, म्यूजिक थ्योरी को दीजिए 5 घंटे। और ये जो रेस्ट ऑफ द 3 आवर्स हैं इसको आप डिवाइड करिए। कैसे डिवाइड करेंगे, अब ये चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इस चीज़ों के ऊपर अभी तक कोई आई डोंट नो क्यों नहीं बात करता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे आपको जो है अपना टाइम टेबल बनाना है। मैं टाइम टेबल बनाना आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक चार्ट बनाइए पूरे हफ्ते का, ठीक है, इस तरह से एक पूरा चार्ट बनाइए, ठीक है। 2 घंटे मान लीजिए आपने 5 घंटे में से दे दिए किसको, म्यूज़िक को, क्योंकि म्यूज़िक में आपको ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि म्यूज़िक में याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और कंसेप्ट समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको आप डिवाइड करिए इस तरह से, एक चार्ट बनाइए फॉर एग्जांपल। लेकिन चार्ट बनाने से पहले आप ये कैलकुलेट करिएगा कि आपके पास दिन में कितना टाइम है आप दे पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और इसके बाद एक और बना देना संडे, ठीक है। और संडे को कोई फंडे नहीं है, ठीक है, आपको संडे को सारे PYQ सॉल्व करने हैं। संडे को सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, PYQ। संडे को सारा दिन आप PYQ, ठीक है। अब देखिए 3 घंटे अगर आपके पास हैं तो इसको आप डिवाइड करिए। ये जो 10 चैप्टर हैं इसको डिवाइड करिए। ये जो 10 चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना, इसको आप डिवाइड करिए। कैसे डिवाइड करेंगे, मान लीजिए अब कोई भी जो है अपना टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाएगा कि सुबह 6 बजे उठना है, उस टाइम पे हमको ब्रेकफास्ट करना है, 7 बजे हमको नहाना है। ये सब फालतू चीज़ें लिख के यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आपको स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, ये सब मत लिखिए। पढ़ना कब कब है, कितने कितने घंटे पढ़ना है, बस इतना आप लोग लिखिए। कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे है ना आपके पास, तो देखिए 6 से 7 आपको मंडे को क्या पढ़ना है, मंडे को आपको पढ़ना है टीचिंग का कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है। और ट्यूसडे को आपको क्या करना है, उसी दिन 6 से 7 आपको रिसर्च पढ़ना है, फिर टीचिंग पढ़ना है, फिर रिसर्च पढ़ना है, फिर टीचिंग पढ़ना है एंड देन फिर रिसर्च। और संडे को आपको टीचिंग और रिसर्च के PYQ सॉल्व करने हैं PDF से, ठीक है। ये फॉलो करिए। फिर आप 6 से 7 क्या पढ़ेंगे, 6 से 7 आप पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन ले लेते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन के साथ आप क्या करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, LR लॉजिकल रीजनिंग, फिर कम्युनिकेशन, फिर लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड लास्ट में संडे को आपको कम्युनिकेशन और लॉजिकल रीजनिंग के PYQ सॉल्व करने हैं। जितने हो रहे हैं होने दो। फिर 7 से 8 क्या करेंगे आप, सॉरी 7 से यहाँ पे 8 होगा। फिर 8 से 9 बजे क्या करेंगे आप, फिर इनमें से कोई चैप्टर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल पीपल इन्वायरमेंट ले लेते हैं, पीपल इन्वायरमेंट PE। और उसके अगले दिन क्या करेंगे, सेम टाइम पे आप हायर एजुकेशन पढ़ लेंगे। फिर अगले दिन फिर से पीपल इन्वायरमेंट, फिर हायर एजुकेशन, ऐसे करके। और फिर उसी दिन संडे को उस दिन उस टॉपिक के आप लोग PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दे पाएँ अपने मोबाइल फ़ोन को, या जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं उसको थोड़ा कम यूज़ करिए। सिर्फ स्टडीज़ के लिए आप अपने डिवाइस को यूज़ करिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप 9 से 10 हैं, 9 से 10 आप क्या पढ़ेंगे, ICD पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अगले दिन आप DI के एक क्वेश्चन मतलब DI का आप कंसेप्ट समझेंगे एंड उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, DI के साथ साथ आप करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब इस पूरे शेड्यूल में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और DI आपको एवरीडे सॉल्व करना है। वो संडे वाला सीन नहीं है इसके अंदर। आपको रोज DI और कॉम्प्रीहेंशन करना ही है। 5 महीने तक ये आप कंटिन्यू फॉलो करिए। आपका 1-1.5 महीने में DI और कॉम्प्रीहेंशन इतना अच्छा हो जाएगा कि आप 5 में से 5 बहुत इजीली ले आएंगे, ठीक है। तो एक चार्ट आप इस तरह का बनाइए और चार्ट में कुछ भी देखिए फालतू मत लिखिए कि इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे हमको फ्रेश होना है। ये सब चीज़ें मत लिखिए, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और जो शेड्यूल आप अपने हाथ से बना रहे हैं ना, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करिए।
मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप 5 महीने इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, 5 महीने बाद आप मुझे थैंक करेंगे कि सर हाँ हमारा दिसंबर का यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया है या जीआरएफ हमारा क्वालिफाई हो गया है। ठीक है, एवरीडे संडे को आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए और शेड्यूल जो बनाया उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आरपीएससी दे रहे हैं, एमपीपीएससी दे रहे हैं, ईएमआरएस दे रहे हैं या DSSS भी दे रहे हैं, यूजीसी नेट दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाना जरूरी है। अब एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो बोलेंगे कि सर हम तो एक ही टाइम पे मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट। ऐसे भी बहुत सारे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उसके लिए भी चार्ट बना के देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि सर हम लोग यूजीसी के लिए भी तैयार कर रहे हैं, हम ईएमआरएस के लिए भी तैयार कर रहे हैं, हम आरपीएससी के लिए भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, या इसके में और जोड़ देते हैं एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आरपीएससी एमपीपीएससी की अगर आप तैयारी करें तो वो तैयारी तो आपकी नेट से ही हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपका आईसीटी वहाँ भी आएगा, रिसर्च वहाँ भी आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड वहाँ भी आएगा। इसके अलावा वहाँ पे उनके स्टेट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको आप पढ़ने अगर बैठोगे तो वो आपकी टाइम वेस्ट होगी ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने और म्यूज़िक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने। ठीक है, लेकिन अगर बात करें ईएमआरएस की तो यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा उनका अलग है। ठीक है, ईएमआरएस या DSSS भी या बात करें KVS NVS, अगर उन सब की भी तैयारी आप साथ साथ में कर रहे हैं तो उनके लिए आपको कैसे शेड्यूल बनाना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा और आज से ही इसको फॉलो करिए। देखिए यूजीसी नेट के कितने टॉपिक हैं, टोटल 10 टॉपिक है फर्स्ट पेपर के प्लस म्यूज़िक। इसमें भी यही है कि टोटल 5 टॉपिक हैं आपके प्लस म्यूज़िक है आपके पास। ठीक है, मान लीजिए ईएमआरएस में हिंदी है, इंग्लिश है फर्स्ट पेपर में, जीएस है, जनरल अवेयरनेस है, जीए है, रीजनिंग है, रीजनिंग के साथ साथ आपका और क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग, और अगर मान लीजिए आईसीटी है यानी कि कंप्यूटर है तो आईसीटी, इंग्लिश और रीजनिंग, ये तो आपके तीनों के तीनों टॉपिक फर्स्ट पेपर के नेट से ही कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी तो इंग्लिश है ना। ठीक है, लेकिन इंग्लिश की आप ग्रामर अच्छे से पढ़िएगा पहले, हिंदी आपको अलग से बैठना पड़ेगा और जीए अलग से, मतलब टोटल 10 टॉपिक तो आपके हो गए यूजीसी नेट के प्लस टू, तो टोटल 12 टॉपिक हैं और इन 12 टॉपिक को आपको डिवाइड करके इस तरह का चार्ट बनाना है अपने हिसाब से। ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करके आपको बनाना है। एक दिन आप दीजिए किसी एक टॉपिक को, अगले दिन फिर टॉपिक चेंज करिए, अगले दिन फिर टॉपिक चेंज करिए, ऐसे करके एक अच्छा सा आप शेड्यूल बनाइए आज ही और 5 महीने फॉलो करिए। मैं श्योर हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो भी आप देने की सोच रहे हैं वो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन आपको ये इस तरह का शेड्यूल आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना शेड्यूल के आप कभी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके 85 to 90 नंबर म्यूज़िक में आए किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप उसके लिए हमारा पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा फ्री डेमो क्लास भी ले सकते हैं। आप डेमो क्लास के लिए हमको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अमन गुप्ता है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो भगीरथ सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आने वाले यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करा रहे हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी करा रहे हैं, एमपीपीएससी की भी तैयारी करा रहे हैं, बिहार की भी करा रहे हैं, डीएसएसबी की भी करा रहे हैं, ईएमआरएस की भी हम लोग तैयारी करा रहे हैं। हर एक बैच के लिए हमने अपना न्यू बैच शुरू कर दिया है और ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए हम अभी 50% ऑफ दे रहे हैं, फ्लैट 50% ऑफ दे रहे हैं। ठीक है, क्लास की अधिक जानकारी के लिए कि क्लास कहाँ होगी, कैसे होगी, रिकॉर्डिंग किस तरह से अवेलेबल होगी, हमको किस तरह से पढ़ना है, तो हर एक जानकारी के लिए आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा और इससे आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।